हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने डाउट लेक्चर में होम असाइनमेंट 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था ना सर। लास्ट टाइम का जो डाउट लेक्चर था उसमें दोनों कंप्लीट हुए ना? होम असाइनमेंट 1 2 दोनों हो गए ना? ओके, सो होम असाइनमेंट अभी 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो होम असाइनमेंट 3 लेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है होम असाइनमेंट 3 का, इसमें हमें रिएक्शन दिया है ट्वाइस के MnO4 प्लस 16 HCl gas twice KCl plus twice MnCl2 plus 5Cl2 and plus 8H2। ये रिएक्शन दिया और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि n फैक्टर ऑफ सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl मतलब उसका n फैक्टर निकालना पहले। तो देखो यहाँ पर HCl जो है
ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर रहा है, ओके। HCl यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर क्लोरीन जो HCl का वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। लेकिन देखो सारे के सारे क्लोरीन जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, टोटल हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 16 क्लोरीन है, उनमें से सारे ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर HCl में -1 है, KCl में भी Cl का -1 है, और MnCl2 में भी Cl का जो है -1 है, लेकिन यहाँ पर Cl का क्या है, 0। ओके, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? अगर सारे के सारे हमारे पास चेंज हो रहे होते तो ऑब्वियसली चेंज, मतलब अगर हमारे पास ये वाला पार्ट अगर नहीं होता, ये वाला पार्ट अगर नहीं होता तो -1 से 0 हो जाता, चेंज 1 का होता, और एक HCl में एक ही Cl है तो एन फैक्टर 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ Cl जो है वो -1 में ही है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो देखो कितने हमारे पास ऑक्सीजन, कितने Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 16 में से देखो कितने का चेंज नहीं हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 क्लोरीन इधर है, 4 क्लोरीन इधर है ना, तो 6 Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो कितने Cl का है, 10 Cl का ही, ओके। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास, 10 है, लेकिन हमें पर HCl निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर जो होता है क्या होता है, एक HCl मॉलिक्यूल का होता है। तो एक HCl के लिए कितने होंगे हमारे पास, एक HCl के लिए इतना एन फैक्टर चेंज होगा, सॉरी इतना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, ठीक है। 16 HCl के लिए एन फैक्टर जो है, या 16 HCl के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 10 चेंज हुआ, ओके। 16 HCl के लिए 10 चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक HCl के लिए कितना चेंज होगा, 10/16, मतलब 5/8। तो एन फैक्टर क्या आ गया, 5/8 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलार मास बाय एन फैक्टर, दैट इज 8m/5। अच्छा, एक और मेथड है इसको देखो करने का। दूसरा मेथड क्या है, देखो दोनों के इक्विवेलेंट जो है सेम होने चाहिए ना, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। इसका एन फैक्टर क्या है बताओ, इसका एन फैक्टर क्या है, देखो +7 से +2 गया है ना, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 5 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स Mn के 1 है, तो इसका एन फैक्टर 1 है। तो क्या कर सकते हो, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। तो ये जो मोल, ये है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनको एक तरह से मोल्स की तरह ट्रीट कर लो। तो अगर हम इसको मोल्स की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 2 इंटू उसका एन फैक्टर 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 16 इंटू उसका एन फैक्टर, ठीक है। ये भी एक तरीका है ऐसे केस में एन फैक्टर निकालने का, ओके। क्योंकि हमारे पास इसको हम मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, 2 मोल्स 16 मोल्स है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। सिमिलरली HCl इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका मोल्स इंटू उसका एन फैक्टर, बट उसका एन फैक्टर हमें नहीं पता है, ठीक है। KMnO4 का एन फैक्टर पता है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 16 इंटू उसका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या आ गया, यहां से देखो 5/8 आ रहा है, क्लियर है। तो एक तरीका ये भी है एन फैक्टर निकालने का, ओके। तो दो तरीके से यहाँ पर HCl का हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि पर HCl कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, तो 16 HCl के लिए 10 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ ही नहीं, ये Cl -1 में ही रहा। तो 16 में से देखो 10 Cl का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ, ऑब्वियसली -1 से 0 गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 10 चेंज हुआ। तो लेकिन वो 16 HCl का हुआ, ओके। तो एक HCl के लिए कितना चेंज होगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर दूसरा मेथड ये होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है ना हमने क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में हो गया ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में कराया है, तो नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में कराया है। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड फेरस सल्फेट, FeSO4 जो है इसका रिएक्शन किया जाएगा K2Cr2O7 के साथ। तो हमें पता है कि यार एसिडिक मीडियम, अच्छा मीडियम दिया नहीं है, बट ये एसिडिक मीडियम में ही रिड्यूस होता है।
तो Cr जो है +6 से जाएगा +3 में। ना यहाँ पर Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम रिड्यूस हुआ है तो Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो +3 में चला जाएगा। ठीक है, सो FeSO4 का एन फैक्टर क्या होगा? चेंज कितना है? +2 से +3, 1 का चेंज है इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1। अच्छा, क्रोमियम जो है वो +6 से +3 गया, 3 का चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, तो एन फैक्टर आ जाएगा इसका 6। ओके, नाउ K2Cr2O7 का मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसका मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे FeSO4 के? M2V2 इंटू एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सिमिलरली M1V1 इंटू एन फैक्टर क्या आ जाएगा 6। तो क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन या ए ऑप्शन? ए ऑप्शन ना, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। An element A in a compound ABD has oxidation number -n। तो यहाँ पर ABD अपने पास कोई कंपाउंड है, इस ABD कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -n है। ओके मनन, देखो जल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ABD कोई कंपाउंड है, उस ABD में जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक का वो क्या है? -n है। फिर इसका रिएक्शन किया गया Cr2O7 2 नेगेटिव के साथ, जहां पर ऑब्वियसली क्रोमियम +6 है, एंड क्रोमियम हमें पता है रिड्यूस होकर किस में जाता है? +3 में जाता है। एसिडिक मीडियम ऐसे लोगों ने यहाँ पर दे ही दिया है, बट नहीं लेते तो भी हम +3 में ही लेते हैं। प्लस अब यहाँ पर क्या है? ये जो ABD है ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ होगा। Cr2O7 रिड्यूस हुआ होगा, ABD ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ A, यहां पर मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, ठीक है। तो अब एन फैक्टर क्या होगा यार? तो देखो, ये Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है, तो ABD क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। अब ABD ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली फाइनल जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो हायर आया होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जब हम चेंज देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। तो एन फैक्टर इसका क्या आएगा? X प्लस एन इज चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम्स ABD में एक कितने हैं? 1 है। नाउ Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑब्वियसली चेंज 3 का है, नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम के 2 हैं तो 6 आ गया। तो अब देखो, दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर देंगे। तो ABD के कितने मोल्स दिए? 3.26 इंटू 10⁻⁻3 ये मोल्स हैं, इंटू एन फैक्टर X प्लस एन, ये इसके इक्विवेलेंट हो गए, इज इक्वल टू Cr2O7 के कितने मोल्स दिए? K2Cr2O7 बोला ऑब्वियसली उसे, तो इट इज 1.68 इंटू 10⁻⁻3 ये मोल्स हो गए, इंटू उसका एन फैक्टर 6। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या आएगा? यहां से X प्लस एन जो है वो आ गया हमारे पास 1.68 इंटू 6 डिवाइड बाय 3.26। ओके, तो ये 3 आ रहा है। तो X की वैल्यू क्या हो गई? X की वैल्यू हो गई 3 माइनस एन। क्लियर है सभी को? So this was question number 4. Now question number 5 भी क्लास में कराया है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी लिखो। हो गया सबका ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। So a solution is containing 2.52 gram per liter of a reductant। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें कोई रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट,
वो कैसा है 2.56 ग्राम पर लीटर, मतलब सॉल्यूशन अगर हम 1 लीटर का लेंगे तो उस रिड्यूसिंग एजेंट का वेट है 2.52 ग्राम। नाउ 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखो अगर हम इस रिडक्टेंट का 25 ml लेंगे तो वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन 25 ml क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 लीटर में 2.56 ग्राम है, तो 25 ml में क्या होगा? 2.56 डिवाइड 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1 ml में इतना आ गया एंड 25 ml में इतना आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन 25 ml। तो 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.01 मोलर ऑफ KMnO4। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो ऑब्वियसली ये KMnO4 को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Mn जाएगा +2 में, तो Mn +2 में गया। इसके अलावा ऑक्सीड, अब देखो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो प्लस में क्या आ जाएगा? इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। नाउ KMnO4 का एन फैक्टर तो हमें पता है कितना है? KMnO4 का एन फैक्टर 5 है, बिकॉज 7 से 2 जा रहा है। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है? गिवन दैट ईच ऑफ द 2 एटम्स which undergo oxidation per molecule of reducing agent suffer an increase in oxidation number by 1 unit। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसमें 2 एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है और दोनों का 1 से चेंज होगा। तो एन फैक्टर क्या आएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पर एटम 1 है और ऐसे एटम हमारे पास 2 हैं। तो एन फैक्टर इसका 2 आया और इसका एन फैक्टर क्या है? इसका एन फैक्टर 5 है, बिकॉज चेंज 5 का है, नंबर ऑफ एटम्स 1। तो ये दोनों का एन फैक्टर आ गया ना। दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे? सेम। तो देखो वेट हमारे पास ये है, मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा 2.52 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000। ये हमारे पास वेट है, डिवाइड बाय मोलार मास भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ओके। तो अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए रिड्यूसिंग एजेंट के, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 2.52 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो KMnO4 के कितने मोल्स हैं यार? KMnO4 हमें दिया है 0.01 मोलार दिया है, 20 ml दिया। अच्छा ये मिली मोल्स आया, और लेकिन लेफ्ट साइड में हमने मोल्स एंड इक्विवेलेंट निकाला है ना। तो यहाँ पर भी पहले मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो यहाँ से मोलार मास कितना आएगा? तो मोलार मास यहाँ से हो जाएगा 2.52 इंटू 25 ही आएगा, इंटू 2 भी आएगा एक्चुअली। तो ये कितना आ गया? 126, ओके। तो मोलार मास यहाँ से आ जाएगा 126। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्लास में कराया है, 8 भी क्लास में कराया है ना, 7 8 दोनों क्लास में कराए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। P प्लस Cr2, 9 नहीं कराया ना क्लास में? 9 नहीं कराया थी। Cr2O7 2 नेगेटिव तो P प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज गिविंग PO4 3 नेगेटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2। तो P का 0, यहाँ पर P का +5, लेफ्ट साइड में Cr का ऑब्वियसली +6 और राइट साइड में +3। तो एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर हमारे पास P का आ गया 5 एंड
Cr27 वाले का क्या है, चेंज कितना है 3, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो ये आ गया 6. नाउ 0.2 मोल ऑफ Cr27 आर टेकन, देन मोल्स ऑफ P रिएक्टेड. तो मान लो x P के अपने पास x मोल रिएक्ट हुए. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इसका इक्विवेलेंट. सिमिलरली दूसरे के मोल्स कितने दिए हैं Cr27 वाले पार्ट का 0.2 एंड उसका n फैक्टर क्या है 6. तो x क्या आएगा, इट इज 1.2/5, और 1.2/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.24. ओके, so this is question number 9. Now question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus twice H2O. ठीक है, पहले फर्स्ट वाले मेथड से कर लेते हैं, इसको बाद में सेकंड से करेंगे. तो देखो यहाँ पर भी देखो 4 Cl हैं, उनमें से 2 Cl अभी भी -1 में है और 2 Cl 0 में चले गए. ठीक है, तो टोटल कितना चेंज आया बताओ. टोटल हमारे पास चेंज कितना आया, चारों Cl में जब देखेंगे तो टोटल हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 2 ही आया है. ठीक है, लेकिन वो 4 HCl के लिए आया है. तो पर HCl कितना चेंज होगा 2/4, या हम बोल सकते हैं 1/2. ओके, तो इक्विवेलेंट मास, अच्छा एन फैक्टर निकालना था. ठीक है, तो एक तो ये हो गया 1/2. ठीक है, इसके अलावा दूसरा मेथड भी हमने बताया. दूसरा मेथड क्या बताया देखो, तो Mn का +4 से +2 जा रहा है ना. तो MnO2 का एन फैक्टर निकाल लो. सो MnO2 का एन फैक्टर क्या होगा, चेंज इज 2 एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया. तो सेकंड मेथड अपने पास है जिसमें हम जो अपने पास स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन है उन्हीं को मोल्स की तरह कंसीडर कर लेंगे. तो MnO2 का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है तो उसका 1 मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू एन फैक्टर, ये इसके MnO2 के इक्विवेलेंट आ गए. कितने इक्विवेलेंट HCl के होने चाहिए, HCl के मोल्स 4 इंटू एन फैक्टर. तो क्या आया एन फैक्टर, यहाँ पर देखो आप ही आया ना. ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. Now question number 11. The equivalent weight of Fe3O4 in the reaction. तो हमारे पास Fe3O4 है, उसका रिएक्शन हो रहा है KMnO4 के साथ एंड बन रहा है Fe2O3 प्लस MnO2. तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है Fe3O4 का, तो उसका एन फैक्टर देख लेते हैं. क्या यहाँ पर देखो Fe है +8/3 एंड राइट साइड में जो Fe है वो है +3. तो एन फैक्टर क्या आएगा, Fe3O4 का कितना चेंज हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये चेंज है इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe कितना है यहाँ पर 3 है, तो कितना चेंज है 1/3 इंटू 3 ना, दैट इज 1. तो एन फैक्टर इसका 1 आ रहा है. ओके, तो एन फैक्टर 1 आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इट इज मोलार मास बाय 1. मतलब इसका जो मोलार मास है वही क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा. तो दिस इज 3 इंटू 56 प्लस 64, कितना आया, अच्छा एम के फॉर्म में ही दिया है, नो प्रॉब्लम. तो इन टर्म्स ऑफ एन दिया आंसर, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. So this is question number 11. Now question number 12. So NO3 negative plus AS2S3 plus 4H2O gives ASO4 3 negative plus NO plus SO4 2 negative plus H positive. Now equivalent weight of AS2S3 पूछ रहा है. तो देखो यहाँ पर now AS2S3 सल्फाइड, और सल्फाइड में सल्फर का -2 होता है,
एंड तो एएस का क्या होगा, +3 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट साइड में जो एएस है उसका +5 है और सल्फर का +6 है। तो यहाँ पर एएस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दोनों का एन फैक्टर ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा चेंज AS2S3 के लिए। तो AS का चेंज है 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ AS 2 है, एंड सल्फर का चेंज कितना है, -2 से +6, 8 है ना, 8 चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 3, तो कितना आ गया ये 28 आ गया। तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in a reaction 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO। अब देखो 4 moles of electron जिसमें है वो क्या होना चाहिए, याद है एन फैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने कि पर मोल कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, है ना। तो यहाँ पर मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो एन फैक्टर है ऑफ HNO3 वो क्या है, 4। तो कब HNO3 का एन फैक्टर 4 आएगा यार, HNO3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है, नाइट्रोजन। ठीक है, HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है, तो ये रिड्यूस होके किस में जाना चाहिए, +1 में जाना चाहिए। ठीक है, तो +5 to +1 होना चाहिए। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखो +1 ऑक्सीडेशन नंबर कौन से वाले में आ रहा है, N2 में तो 0 है, NH3 में -3 है, NO2 में +4 है, N2O में 0। ठीक है, तो करेक्ट क्या हुआ हमारे पास, N2O, क्योंकि N2O में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो +1 है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारे पास हो गया होम असाइनमेंट 3। तो वैसे मैंने होम असाइनमेंट 4 का बोला था कि नहीं करोगे तो भी चलेगा, होम असाइनमेंट 1, 2 एंड 3 करने को ही बोला था। उतने ही लेवल के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल होम असाइनमेंट 4 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो फिर भी। तो चलो हम करा देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम करा देते हैं, एक बार तुम देख लेना कि क्या हो रहा है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी दूसरे बैच में करा चुका हूँ एक्चुअल में, तो थोड़ा सा वो लेंदी भी जाएगा, तो रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बता देना, मैं वो भी दे दूंगा। बाकी थोड़ा लेंथी है, उतना नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें अच्छा, इसमें भी क्या है कि ये वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, फिनोप्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज का तुम्हें, क्योंकि ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या करें, नहीं मेंस में नहीं है राइल, दैट्स व्हाई हमने नहीं कराया, मेंस के सिलेबस में नहीं है ये। तो 2 3 वाला भी ऐसा ही है। 3 वाला क्या Na2CO3 का है, अच्छा उसमें फिनोप्सिलिन वगैरह का नहीं बताया, चलो एक बार करा देते, कोई बात नहीं। 2.25 ग्राम मिक्सचर है हमारे पास Na2CO3 एंड Na2SO4 का। यस मनन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होम असाइनमेंट 4 जो है वो मेंस के सिलेबस के नहीं। ठीक है, सो 2.25 ग्राम हमें दिया है Na2CO3 एंड Na2SO4 का। अच्छा, मैंने दिए थे क्या कुछ क्वेश्चन इसमें, मैंने दिए हैं क्या तुम्हें? अच्छा ठीक है, देन वही कराते हैं ना, मुझे याद नहीं था मैंने कौन कौन से दिए हैं। ओके ठीक है, चलो। सो मैं फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। वैसे 4 वाला भी नहीं है, बट स्टिल 4 वाला थोड़ा शॉर्ट है और वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, चलो करा देते हो। मैंने 4 दिया होगा, 5 दिया होगा, 7 दिया होगा, 8 दिया होगा, 9 दिया होगा, 10 भी दिया होगा, 11 नहीं दिया होगा, 12 दिया होगा, 13 दिया होगा। यस यस, करेक्ट सन में, हाँ यही दिए होंगे। मैं 4 नहीं दिया होगा, बट मैं 4 भी करा देता हूँ, ठीक है, कोई ज्यादा वो बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो
ये बैक टाइट्रेशन वाला पार्ट है, तो वो भी कुछ ज्यादा मैंने जैसे बताया बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो KOH एंड CaOH होल ट्वाइस है हमारे पास, ठीक है। तो KOH एंड CaOH होल ट्वाइस दोनों का वेट मिला के 4.2 ग्राम है। मान लो ये हमारे पास x ग्राम है, बचा हुआ क्या होगा 4.2 माइनस x जो है ये COH होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है, जो एसिड है ना वो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, KOH से भी कर रहा है और COH होल ट्वाइस से भी कर रहा है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बैक टाइट्रेशन है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिससे हमारे पास एसिड रिएक्ट कर रहा है, जिससे एसिड रिएक्ट कर रहा है जो कि KOH एंड COH होल ट्वाइस दोनों से कर रहा है, तो एसिड का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KOH प्लस COH होल ट्वाइस के इक्विवेलेंट, ओके। एसिड का जो इक्विवेलेंट है वो दोनों के इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ओके। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है 0.1 है ना। नाउ KOH का इक्विवेलेंट क्या होंगे, देखो HCl जो है एसिड का काम कर रहा है, तो KOH एंड COH होल ट्वाइस किसका काम करेंगे, बेस का। तो n फैक्टर एज बेस क्या होगा इनका, इसका 1 होगा और COH होल ट्वाइस में 2 OH है तो इसका 2 होगा, ठीक है। तो नाउ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो हमें दिया ऑलरेडी 0.1, इक्विवेलेंट ऑफ KOH जो है वो क्या होगा, मोल्स इसका कितना हो जाएगा, x इज वेट डिवाइड बाय मोलार मास। तो KOH का मोलार मास कितना है यार, KOH का मोलार मास हो गया 56, ठीक है। तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स x बाई 56 आया एंड n फैक्टर 1, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गए, प्लस 4.2 माइनस x दूसरे का वेट है, तो उसके मोल्स क्या होंगे डिवाइड बाय मोलार मास कितना होगा, Ca का अपने पास है 40 और OH का हो गया अपने पास 34, OH वाले पार्ट का, तो 40 प्लस 34 कितना हुआ 74, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स n इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है, ओके। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी x एंड 4.2 माइनस x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x का जो वैल्यू है x यहाँ पर आ रहा है 1.47 सॉल्व करने पर, तो x 1.47 आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ KOH क्या होगा 1.47 डिवाइड बाय 4.2 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 35%, ओके। तो ये 35 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 65, ओके। तो 35% एंड 65% जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैक टाइट्रेशन है, इसमें क्या होता है बैक टाइट्रेशन में, ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस जो है अगर बाकी दो सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस जो है वो दो सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर एसिड जो है वो किस किस से रिएक्ट कर रहा है, KOH से भी कर रहा है एंड CaOH होल ट्वाइस से भी कर रहा है, ठीक है। तो उस एसिड के जो इक्विवेलेंट है वो दोनों के इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि कुछ एसिड जो है KOH से रिएक्ट करेगा, कुछ एसिड जो है COH होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा, ओके। इसलिए हमने ऐसा किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास होम असाइनमेंट 4 का हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 100 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, तो 10 वॉल्यूम मतलब क्या है, 10V का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें दिया है, ओके। 10V का मतलब क्या है, उसका हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है। तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है हमें,
So is heated, the evolved gas is completely reacted with Ca to form CaO. The aqueous solution CaO is neutralized by 50 ml of H2SO4, the molarity of H2SO4. Okay, तो यार हमारे पास इसको जब हीट करेंगे हम तो कितना आएगा, क्या आएगा, H2O plus O2 आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो हमारे पास जो H2O2 है इसके मोल्स कितने होंगे, तो देखो 100 ml है एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है तो मोलरिटी क्या होगी बताओ इसकी, H2O2 की मोलरिटी क्या होगी, याद है, मोलरिटी इंटू 11.2 जो है हमें दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इट इज 10, तो मोलरिटी क्या हो गया, मोलरिटी इज 10 डिवाइड बाय 11.2। ओके, तो ये इसका मोलरिटी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मिलीमोल्स आएगा ना, तो दिस इज 1000 डिवाइड बाय 11.2 मिलीमोल्स। तो O2 के मिलीमोल्स कितने होंगे, इसके हाफ, मतलब 1000 डिवाइड बाय 22.4 मिलीमोल्स अपने पास हो गए O2 के। नाउ इस O2 का रिएक्शन किया गया किसके साथ, Ca के साथ, तो Ca प्लस O2 गिव्स CaO। ओके, तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो 1000 डिवाइड बाय 22.4 से CaO कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, तो CaO के मिलीमोल्स हो गए। नाउ CaO के मिलीमोल्स हो गए, तो CaO को हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, CaOH होल ट्वाइस ही है। CaO का एक्वा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, CaOH होल ट्वाइस। तो जितने CaO के मोल्स हैं जो कि क्या है 1000 डिवाइड बाय 11.2 है। ओके, तो जितने CaO के मिलीमोल्स है उतने मिलीमोल्स क्या आ जाएंगे, CaOH होल ट्वाइस क्या आ जाएंगे। ना वो CaOH होल ट्वाइस जो इसका रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन H2SO4 के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली दोनों के मोल्स यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। तो CaOH होल ट्वाइस के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 1000 डिवाइड बाय 11.2 मिलीमोल्स हैं, 1000 डिवाइड बाय 11.2 ये इसके मिलीमोल्स हो गए। तो H2SO4 के मिलीमोल्स भी इतने ही होने चाहिए, ठीक है, जो कि हमें क्या दिया है, 50 ml दिया है एंड मोलरिटी को अगर हम x मान ले तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1000 डिवाइड बाय 11.2 इंटू 50। ओके, तो क्या आ गया ये 20/11.2 ना, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, $1.78, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, H3PO3 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स HPO3 नेगेटिव प्लस ट्वाइस H2। अब देखो ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, तो ये एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, कितने H रिप्लेस हुए हैं, वही होता है ना। तो H3PO3 में 3 H थे और यहाँ पर एक ही H बचा है, तो कितने H रिप्लेस हुए, 2 H रिप्लेस हुए ना, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2। ओके, तो नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है यार, इट इज मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ना, तो मोलरिटी इज 0.1 इंटू एन फैक्टर इज 2, so this is 0.2 normal।
Okay, so this is question number 7. तो देखो रोहन जल्दी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड KH2CO4 डॉट H2C2O4 डॉट 4H2O इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, जब एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली ये काम करेगा एसिड का. ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल. अगर हमें रिएक्शन नहीं दिया तो क्या बोल देते हैं हम? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव. तो यहाँ पर कितने H रिप्लेस हो रहे हैं यार? यहाँ पर कितने H देखो, एक KH2CO4 में है और दो H2C2O4 में. ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव यहाँ पर कितना है? 3 है. ओके, सो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? इट इज मोलार मास बाय 3. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9 में हमें दिया H3PO3. नाउ H3PO3 का भी रिएक्शन नहीं दिया है. ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखो H3PO3 का एन फैक्टर होता है, मैंने लिखवाया है ना वैसे तुम्हें, इसका एन फैक्टर कितना लिखवाया था? 2 लिखवाया था ना. क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही OH ग्रुप होते हैं. ओके, तो ये H जो निकलता है OH ग्रुप से ही निकलता है. तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल यहाँ पर H कितने हैं? 2 ही हैं. ये वाला जो H है ये एक्चुअली क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. ठीक है, ये H अगर निकलता है तो ये खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, दूसरे को कर देता है रिड्यूस. तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है वो 2 होगा एज एसिड. तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी फिर? नॉर्मलिटी इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, दैट इज 0.6. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में 0.52 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड required this much of NaOH for complete neutralization, the equivalent weight of acid. तो देखो एन फैक्टर क्या होगा? एसिड का डाइबेसिक है ना, मतलब उससे 2 H निकलेंगे. ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा? वैसे वैसे एन फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है. ओके, सो एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है. सो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम कर दो. तो 0.52 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इज इक्वल टू इतने इक्विवेलेंट हमारे पास NaOH के होने चाहिए. अच्छा, NaOH का भी हमें नॉर्मलिटी दिया है, तो ये मिली इक्विवेलेंट आ गया. इक्विवेलेंट के लिए 10⁻³ कर देते. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. और राइट साइड में हम क्या आएगा हमारे पास? मिली इक्विवेलेंट आएगा अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर. ना यहाँ से E क्या आ जाएगा? तो E आ गया अपने पास आई थिंक 52. ओके, so this is equivalent weight of acid. Now question number 11.
व्हाट वुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ पॉइंट, आई थिंक ये मैंने नहीं दिया है, वैसे बता देता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास पीपीटी बनता है तो क्या है, कितने आयन रिप्लेस होते हैं, दैट इज एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर एज precipitating agent is equal to number of ions replaced। तो यहां पर क्या है, K2Cr2O7 जो है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रिप्लेस होगा। ठीक है, ये K2 वाला पार्ट रिप्लेस होगा, तो 2 आयन रिप्लेस हो जाएंगे या 2 के यहां से चले जाएंगे। तो एन फैक्टर यहां पर आएगा 2, एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, पीबी जब आएगा तो यहां से 2 के रिप्लेस हो जाएंगे, तो एन फैक्टर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी हो जाएगा, मोलरिटी इज 0.1 इंटू एन फैक्टर, दैट इज 0.2 नॉर्मल। तो एन फैक्टर एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस रिप्लेस। तो यहाँ पर के 2 आयन रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी जगह पीबी का 1 आयन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12, थ्री ग्राम of an oxide of metal is converted into chloride completely and it yielded 5 gram of chloride। ठीक है, तो ये तो आई थिंक उधर भी था, होम असाइनमेंट 3 में भी था ना, नहीं सॉरी, होम असाइनमेंट 2 में भी था सेम क्वेश्चन आई थिंक। यस, 3 ग्राम ऑक्साइड से क्या बना था, 5 ग्राम क्लोराइड बना था, सेम क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इस ऐसे उन्होंने क्या बोला था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल क्लोराइड में। तो दोनों के इक्वलेंट सेम होने चाहिए। तो 3 डिवाइड बाय ई प्लस हमने क्या किया था, 8, दैट मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट वेट है ना, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट है, एंड इधर 5 डिवाइड बाय ई प्लस 35। सिक्सटी 67.5, तो ये आई थिंक 33.25 आया था। ठीक है, तो इक्वलेंट वेट क्या आया था, 33.25 आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 33.25 तो कोई दिए नहीं, लास्ट टाइम दिए थे आई थिंक, 33 वाला ही आंसर ले लेंगे। रोहन देखो लास्ट पेज, okay, so this is question number 12। now question number 13। an aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml। तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड है, मतलब H2C2O4.2H2 ये है। तो इसका मोलार मास कितना है यार, आई थिंक इसका मोलार मास होता है 126। तो 6.3 ग्राम दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 6.3 डिवाइड बाय 126
ये मोल्स आए तो मिलीमोल्स क्या होंगे 6300 अपॉन 126, ये मिलीमोल्स आ गए। ओके, तो कितने आ गए, कितने मिलीमोल्स हो गए 50 मिलीमोल्स हो गए ना। तो 50 मिलीमोल्स है 250 ml में। ओके, 50 मिलीमोल्स इन 250 ml सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कैसे कितना कर दिया बाद में हमने 250 का कर दिया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये 250 ml के सॉल्यूशन में से जस्ट हम 10 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो 10 ml सॉल्यूशन में कितने मिलीमोल्स होंगे, सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स इन 10 ml सॉल्यूशन क्या होगा, तो 50 डिवाइड बाई 250 इंटू 10 कितना आया 2 आ गया ना। तो हमारे पास 2 मिलीमोल ऑफ H2C2O4 है। H2C2O4 का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। एन फैक्टर क्या आएगा, देखो एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो एन फैक्टर एसिड एंड बेस क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा एज बेस। तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम आने चाहिए। तो H2C2O4 के इक्विवेलेंट कितने होंगे, देखो मिलीमोल्स हमारे पास 2 आए, तो 2 मिलीमोल्स एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू NaOH का हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 10, एक्स उसका सॉरी वॉल्यूम नहीं दिया, नॉर्मलिटी दिया है, नॉर्मलिटी दिया है 0.1 एंड एक्स उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। तो ये वॉल्यूम ml में आना चाहिए बिकॉज हमने ये मिली इक्विवेलेंट लिया है। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक्स हमारे पास आ गया 40 ml। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो डॉट 2H2O का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एसिड वाला पार्ट जस्ट ये होगा H2C2O4 वाला। ठीक है, जितने H2C2O4 डॉट 2H2O के मिलीमोल्स हैं उतने ऑब्वियसली H2C2O4 के मिलीमोल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। H3PO4 plus CaOH whole twice gives CaSPO4 plus twice H2। ये हमारे पास, तो इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या होगा, तो देखो नाउ दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 H थे, प्रोडक्ट में एक H अभी भी, तो कितने H रिप्लेस हुए हैं यार, 2 H रिप्लेस हुए। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव। इसका एन फैक्टर 3 तक हो सकता है बट इस रिएक्शन में एन फैक्टर इसका 2 ही है बिकॉज 2 H पॉजिटिव रिप्लेस। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव इज एन फैक्टर, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो एन फैक्टर 2 आ गया, तो मोलार मास इसका क्या होता है, आई थिंक 98 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इट इज मोलार मास बाय एन फैक्टर दैट इज 49। क्लियर है। तो ये हमारे पास डिस्कस हो गया है होम असाइनमेंट 4 ऑल्सो। ठीक है, और बोलो इनके अलावा कोई डाउट है किसी को।